नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान में जो लर्निंग गैप तय किया गया है उसके अनुसार आज हम अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, विद्युत का उपयोग, विद्युत यानी बिजली जिसे हम कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इसका उपयोग हर घर में होता है ना, आप हम सभी करते हैं। और हम जानते हैं कि इस विद्युत का उपयोग बहुत सारे कार्यों में होता है और यह हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। जब विद्युत आपूर्ति नहीं होती है तब हम प्रकाश के लिए, है ना, टार्च का उपयोग करते हैं और टार्च हम लगाते हैं विद्युत सेल, है ना। तो उस टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से विद्युत प्राप्त होती है और इस विद्युत सेल का उपयोग हम करते हैं अलार्म घड़ी में, है ना, रेडियो में, कैमरा, है ना, टीवी के रिमोट में, है ना, और घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि विद्युत से सेल होता है ना, जिसे हम सेल ही कहते हैं। उस सेल के ऊपर एक धन का चिन्ह होता है और एक ऋण का चिन्ह रहता है ना। तो ये इसके सिरे कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल। इसमें क्या है, धातु की जो टोपी वाला ऊपरी हिस्सा जो होता है वो होता है धनात्मक सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे की तरफ जो होता है जिसमें धातु की डिस्क होती है ना, वह कहलाता है माइनस टर्मिनल यानी ऋणात्मक सिरा या ध्रुवीय कहते हैं, है ना, ऋणात्मक सिरा कहते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब होता है ना, जिसे टार्च का बल्ब है, उसमें कांच का एक बाहरी आवरण होता है जो धातु की सतह पर चिपका रहता है। अब देखा होगा तो उस बल्ब के बीच में क्या होता है, एक पतला तार होता है ना। वह पतला तार क्या करता है कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है और यह तंतु जो होता है ना, ये दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। यदि ये टूट जाता है किसी कारण से तो क्या होता है कि विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है, यानी जलता नहीं है। तो बल्ब के भी दो होते हैं टर्मिनल, है ना, विद्युत सेल के भी दो टर्मिनल होते हैं और बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है। अब जब विद्युत तार के माध्यम से विद्युत सेल को बल्ब से जोड़ा जाता है तो क्या होगा कि बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी जलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये आपका सेल है, यह वो कहलाता है ना, धनात्मक टर्मिनल, और नीचे वाला ये होता है ये ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है ना। ये बल्ब है और इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि विद्युत सेल से बल्ब को जोड़ने पर भी वह दीप्त नहीं होता है ना। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण एक तो ये कारण है कि इसके अंदर जो तंतु होता है ना, वो टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं ना फ्यूज हो जाना, है ना। तो विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाता है या फिर विद्युत की आपूर्ति होने में कोई दिक्कत है, बीच में से मतलब जो है कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई तार टूट जाता है या फिर स्विच ऑफ है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है और बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक होती है स्विच लगा होता है ना। अब स्विच में क्या होता है, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ना, कि इस प्रकार की कंडीशन होती है। तो यहाँ देखते हैं कि ये विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि ये जो पिन है आप देख रहे हैं ये अलग है, इससे टच नहीं है। जब इसको टच कर देते हैं, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टच कर देते हैं तो अब क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, है ना। क्या हो गया, स्विच ऑन कहते हैं। और ये स्थिति क्या रहती है, स्विच ऑफ, है ना। ऑफ में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो है अलग कर दिया जाता है तो विद्युत आपूर्ति रुक जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार से अब देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये विद्युत परिपथ है, ये आपका लगा है विद्युत सेल लगा हुआ है ना। ये वाला एक वायर
यहाँ से जोड़ा है बल्ब में और यहाँ से एक वायर जोड़ा है, बीच में आपका क्या है, ये स्विच है। इस पिन के माध्यम से देखा कि इसको अलग हटा दिया है। अभी बल्ब ऐसी स्थिति में दीप्त नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस पिन को यहाँ लगा देते हैं, ऐसा मिला देंगे, तो ये बल्ब क्या होगा, ये दीप्त होना शुरू हो जाएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा होता है ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तर, विद्युत सेलों में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत सेल को विद्युत प्राप्त होती है। विद्युत सेल का उपयोग अलार्म घड़ी, रेडियो, कैमरा, रिमोट आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनल से इसको जोड़ा है यहाँ पर, और नीचे इसका दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा जो टर्मिनल है विद्युत बल्ब का, उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है ऐसा। ठीक है ना। तो क्या होगा, इस कंडीशन में विद्युत बल्ब दीप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति को चित्र से व्याख्या कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत जो परिपथ है उसकी ऑफ स्थिति है, इसमें है ना, इसमें कौन सी स्थिति है, ऑफ है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ऑन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। ये प्लस टर्मिनल होता है जहाँ पर धातु की टोपी लगी रहती है ना, और नीचे धातु की शील्ड होती है। ठीक है, ये होता है ऋणात्मक टर्मिनल, और इस प्रकार से धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा जो है ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना। अब आ जाते हम वर्कशीट नंबर 2 पर। प्रश्न पहला है, विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। तो देखिए, पहला कारण होता है बल्ब का फ्यूज हो जाना, यानी बल्ब के अंदर क्या होता है ना, बल्ब के अंदर जो बारीक तंतु होता है वो टूट जाता है ना, तो इसे कहते हैं बल्ब का फ्यूज हो जाना। दूसरा क्या होता है कि विद्युत परिपथ का खंडित होना। अब खंडित यानी जैसे स्विच ऑफ हो गया है तो खंडित हो जाएगा, या हमने जो विद्युत तार लगाया हुआ है वो विद्युत तार जो है कट रहता है कहीं से भी, उसमें करंट पास नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत चालक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे लोहे की कील, चाबी, पिन आदि जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जितनी भी धातुएं होती है सभी विद्युत की सुचालक होती है। अगला जो प्रश्न है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट हुआ है तो हम इसका उत्तर रिपीट कर देते हैं, वही का वही उत्तर आ जाएगा कि विद्युत बल्ब का फ्यूज होना, और दूसरा कारण है विद्युत परिपथ का खंडित होना। अगला प्रश्न है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। देखिए, मतलब स्विच ऑन या ऑफ, यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है, स्विच ऑन भी आएगा यहाँ पर, है ना, प्रश्न में प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन या ऑफ।
दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा? स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच ऑन होने पर विद्युत परिपथ पूरा होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत तथा विद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित अंतर लिखिए। देखिए, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे विद्युत रोधक या विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि, ये क्या है? विद्युत के कुचालक हैं, है ना। इन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। चलिए अब कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट। एक समान दूरी तय करने में निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय एवं इनसे उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन का विश्लेषण। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है विवरण, यहाँ इकाई दी गई है और यहाँ दिए हैं वाहन, इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार। चारों को यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है कि किन किन वाहनों में कितनी ऊर्जा की खपत होती है, उसकी लागत कितनी आती है, कुल लागत क्या है और उनमें से गैसीय उत्सर्जन कितना होता है। ठीक है ना। तो इस सारणी को देखने के बाद में इसके नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें देना होंगे। तो सारणी को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि सारणी पढ़ना हमें आना चाहिए। अब जो NEP 2020 यानी नवीन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसके अंतर्गत स्किल बेस्ड क्वेश्चन कहा गया है। मतलब ये है कि आपको सारणी पढ़ते आना चाहिए, सारणी पढ़ें, समझें और नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दें। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उपयुक्त में से सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है ना। सबसे अधिक लागत वाली, तो देखिए अब यहाँ पर देखना पड़ेगा सारणी को, है ना। एक बार समझ लेते हैं कि सबसे अधिक लागत मतलब जिसमें देख रहे हैं कि ये लिखा है कुल लागत, तो कुल लागत सबसे अधिक किस में आ रही है? तो हम देख रहे हैं 950 रुपये लागत लग रही है और यह लागत आ रही है पेट्रोल कार में, है ना। और सबसे कम लागत किस में आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम लागत है 84 रुपीज़ और ये आ रहा है इलेक्ट्रिक कार में आ रहा है। तो बस हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कि उपयुक्त में सबसे अधिक लागत वाली यात्रा पेट्रोल कार से तथा सबसे कम लागत वाली यात्रा इलेक्ट्रिक कार के द्वारा संभव है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उपयुक्त में सबसे कम एवं सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा होता है ना। अब देखेंगे हम गैसीय उत्सर्जन। देखिए, अब ये आप देख रहे हैं ये सारणी है ना। सारणी को हमें देखते आना चाहिए और सीखना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सीखना हमारा काम है। देखिए, अनुमानित जो गैस उत्सर्जन है हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में 1 किलोग्राम हो रही है, ये आप देख रहे हैं। और सबसे अधिक किस में हो रही है? डीजल कार में हो रही है 4 किलोग्राम। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कि उपयुक्त में सबसे कम जो गैसीय उत्सर्जन हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो इलेक्ट्रिक कार में हो रहा है। ठीक है ना। और सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन डीजल कार द्वारा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, है ना। अब देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे उपाय हैं। उसमें से सबसे मेन उपाय क्या है कि हम वाहनों से ज़्यादा होता है वायु प्रदूषण भैया। ठीक है, तो वायु प्रदूषण वाहनों से ज़्यादा होता है तो हम पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, है ना। इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना, क्योंकि इसमें भी वायु प्रदूषण डीजल की अपेक्षा कम होता है। तीसरा है पौधारोपण करना, है ना। पौधे अधिक से अधिक लगाएं। चौथा है डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग न करना या बहुत ही कम करना, क्योंकि डीजल वाहनों से प्रदूषण अधिक होता है। अगला प्रश्न है
उपयुक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के द्वारा हो रही है, इसे आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए वायु प्रदूषण जो हो रहा है सबसे कम हो रहा है इलेक्ट्रिक कार में, इससे अधिक होता है सीएनजी कार में, इससे अधिक होता है पेट्रोल कार में, और इससे अधिक होता है डीजल कार में। तो डीजल कार में क्या होता है, सबसे अधिक जो है वायु प्रदूषण होता है, और इलेक्ट्रिक कार में सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। तो उपर्युक्त में से इलेक्ट्रिक कार पर्यावरण हितैषी है। अब पर्यावरण हितैषी मतलब कौन कहलाएगा, जिससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है वह कहलाता है पर्यावरण हितैषी, जो कि हम देखा अभी कि इलेक्ट्रिक कार के द्वारा बहुत कम ही जो है प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से संसाधनों की मांग भी बढ़ जाती है और संसाधनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें। ऊर्जा मतलब बिजली के बिल जो होते हैं ना, उनको इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें। ठीक है, आप अपने घर में जो है बिजली बिल आता ही आता है ना, तो उस बिजली के बिल के ले करके पिछले 12 महीने के आंकड़े इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर आंकड़े सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोजेक्ट कार्य है और सभी बच्चों के घर में बिजली खपत अलग अलग होती है, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हमने यहाँ लिखा हुआ है जनवरी में 50 यूनिट की खपत होती है हमारे यहाँ, और बिजली का बिल आता है 200 रुपया। इसी प्रकार से फरवरी माह में 50 और बिजली बिल 200 रुपया। ऐसे हर महीने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे 12 महीने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी अपने घर के बिजली बिल निकालें और इस प्रकार से इस तालिका को कंप्लीट करें। उसके बाद क्या करेंगे कि नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं इनके हम उत्तर देंगे तालिका को देख करके। प्रश्न क्या है, किस किस माह में ऊर्जा बिल का भार ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय वाले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा किस महीने में हुआ है और सबसे कम खर्चा किस महीने में हुआ है, तब देख लेंगे। देखिए कि यहाँ पर हमारे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सबसे अधिक जो खर्चा हो रहा है वो मई और जून महीने में हो रहा है। ठीक है ना, मई जून और जुलाई में हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जून में हो रहा है, तो हमने लिखा कि मई व जून महीने में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा दिसंबर जनवरी महीने में सबसे कम जो है ऊर्जा बिल वाले बिल हैं। देखिए दिसंबर में 200 रुपये है ना, इस प्रकार से, और जनवरी में भी 200 है, ये जनवरी और फरवरी में भी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, मई जून महीने में गर्मी अधिक होने से हम कूलर, पंखे, एसी आदि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, परिणाम स्वरूप ऊर्जा बिल अधिक आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला उसका तरीका है एलईडी बल्बों का उपयोग करें, है ना। साधारण जो बल्ब होते हैं उसके स्थान पर क्या करें, एलईडी बल्बों का उपयोग करें, क्योंकि एलईडी बल्ब जो है बहुत कम जो है ऊर्जा खपत करते हैं। दूसरा है आवश्यकता अनुसार ही बिजली का उपयोग करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी बिजली जलाएं। ऐसा नहीं कि जैसे कमरे में कोई नहीं बैठा हुआ है लेकिन पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, लाइट जल रही है ना, इस प्रकार से अपव्यय न करें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है अगला, कि दिन में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करें। सूर्य का प्रकाश आ रहा है फिर लाइट जल रही है, ऐसा ना करें। तो इस प्रकार से हम जो है बिजली बिल की लागत को कम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत के नाम लिखिए। तो देखिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, और जहाँ पर हवा तेज गति से चलती है ना, वहाँ पर पवन ऊर्जा भी एक अच्छा स्रोत है, जैसे समुद्री तट है
है ना, समुद्र किनारे होता है या ऊंची जगह होती है जहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर होगा कि ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पोस्टर लगाया हुआ है, आप भी यहाँ पर एक पोस्टर बना सकते हैं इस प्रकार के, या इसके अलावा भी आप जो आपके दिमाग में मैप है उसके अनुसार आप यहाँ पर बना सकते हैं कि ऊर्जा बचत के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसको आप बना लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं स्व आकलन, ठीक है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से विद्युत रोधक पदार्थ है प्लास्टिक, बाकी तांबा, ग्रेफाइट, ये सभी क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा तंतु बना होता है, किसका बना होता है, वो धातु का बना होता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या है, टंगस्टन नाम की धातु होती है, उससे वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो भैया विद्युत सेल में होते हैं 2 टर्मिनल। विद्युत चालक पदार्थ है एल्यूमिनियम, तो जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो कहलाएगा विद्युत चालक। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? धातु के तार का, क्योंकि यदि हमने जूट की डोरी है, ऊन की डोरी है और नायलॉन रस्सी यदि इसमें लगाई है तो ये सभी क्या है, विद्युत के कुचालक होने से, है ना, विद्युत परिपथ नहीं बनेगा, ठीक है ना। सत्य असत्य लिखिए। विद्युत बल्ब में एक टर्मिनल होता है, असत्य। विद्युत बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। अगला है, विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं, जी हाँ, है ना। विद्युत सेल में उसके अंदर जो है रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं, जिसके माध्यम से ही हमें विद्युत ऊर्जा उसमें प्राप्त होती है। तांबा विद्युत का चालक होता है, जी हाँ, तांबा विद्युत का चालक होता है, इसलिए सत्य हो जाएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत चालक कहलाते हैं, असत्य। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, यानी विद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है विद्युत स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है और वायु विद्युत की कुचालक होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः एल्यूमिनियम व तांबे का प्रयोग किया जाता है ना। एल्यूमिनियम और तांबा नामक जो धातु होती है ना, सबसे ज़्यादा विद्युत तार इनसे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत आघात की संभावना बहुत न्यून हो जाती है ना, करंट लगने का डर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे देख लीजिएगा कि लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब। यदि लाल रंग में है तभी इसको आप टच करें, अन्यथा टच करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।